हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और उम्मीद है आप बेहतर होंगे। तो दोस्तों हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास। और ये इतिहास दोस्तों बहुत ही डिटेल में है। हमने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है तैयार करने का प्रयास किया है। और ये हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हमने अभी तक जो प्राचीन भारत है मध्य प्रदेश का वो पढ़ चुके हैं। और आने वाला जो इतिहास है हम धीरे-धीरे उसको नंबर बाय नंबर कंप्लीट करेंगे। ओके। और ये जो इतिहास है दोस्तों ये आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं एमपी से संबंधित, चाहे वो एमपीपीएससी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, व्यापम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या जितनी भी एग्जाम्स हैं आने वाली या जो एग्जाम्स हैं वो सारी, उनमें आपको एक बेहतर ये कंटेंट आपका साबित होगा। क्योंकि ये मेंस में भी काम आएगा दोस्तों, एमपीपीएससी की और प्री में भी, दोनों में समान रूप से काम आएगा। इससे तैयारी इस प्रकार से किया गया है। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि प्लीज दोस्तों इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ओके। आज से दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलने लगेगा। कोशिश है ये। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अलग अलग मिलेगा लेकिन। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी स्लाइड पर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास में हूण आक्रमण जो है कब हुए वो, तो 459 ईसा पूर्व से ईस्वी से लेकर, सॉरी, ईस्वी से लेकर तो 543 ईस्वी तक, जब गुप्त के लास्ट समय में, गुप्तों के लास्ट समय में ये आक्रमण हुए। जब गुप्त थे उन्होंने, उनका समय चालू हुआ था। जो हूण है मूलतः चीन के खूंखार जनजाति है हूण, चीन की ही है। तो हमें चाइना से 3 मिल चुके हैं अभी तक। यवन मिले, शक मिले, सॉरी शक मिले, कुषाण मिले और हूण, 4 प्रकार की जो जातियां हैं हमें मिली। तो चाइना से भारत में आकर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया प्राचीन समय में। ठीक है। आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के समय में 459 ईस्वी में माना जाता है, परंतु परंतु स्कंद गुप्त ने इन्हें बुरी तरह से परास्त किया। बुरी तरह से परास्त किया, बहुत ही बुरी तरह से खदेड़ा इनको स्कंद गुप्त ने, जो गुप्त राजा है उसने। और 50 वर्षों तक वे भारत पर पुनः आक्रमण नहीं कर सके। इतनी खतरनाक तरीके से इन्होंने पिटाई करी है ना, बहुत खतरनाक तरीके से मारा। तो हुणों का आक्रमण भारत में किसके समय में हुआ दोस्तों? तो वो स्कंद गुप्त के समय में हुआ है ना, उससे पहले नहीं माना जाता। तो स्कंद गुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ भारत पर और स्कंद गुप्त ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 5वीं सदी के अंत में तोरणमाण जो एक शासक है, हुण शासक है ये भी, के नेतृत्व में पुनः हुण आक्रमण हुए। वापस से उन्होंने आक्रमण किया भारत पे। परंतु अब इस समय तक जो है स्कंद गुप्त जा चुके थे, है ना, उनके जो है अन्य शासक आए गुप्त वंश के और तोरणमाण ने हमला किया। मध्य प्रदेश में जो एरण है, सागर में, सागर जिले में, वहां पर वराह की मूर्ति का अभिलेख हमें ये बताता है कि तोरणमाण यहाँ तक आया था और इसी के कर कमलों द्वारा वराह मूर्ति स्थापित की गई। कहाँ पर? एरण, सागर में। तो देखो सागर बहुत महत्वपूर्ण पैलेस साबित हुआ। ये हमें बौद्धों के समय में भी, मौर्यों के समय, फिर गुप्तों के समय और बीच बीच में कुषाणों के और बहुत सारे विभिन्न शासकों के समय में एक अच्छा स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से उसकी उसकी जो उपाधि है वो महाराजाधिराज हो गई। किसकी? तोरणमार की। और ये हमें ज्ञात होती है तांबे के एक सिक्के से कि तोरणमार जो था हूण शासक, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। उसका एक पुत्र आया मिहिरकुल, और ये बहुत फेमस शासक हुआ मिहिरकुल, जिसने अपना साम्राज्य जो है पश्चिमी मालवा तक विस्तृत कर लिया था। किसने? मिहिरकुल ने। ग्वालियर के एक अभिलेख से मिहिरकुल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो गोप पर्वत जो ग्वालियर में है, वहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? मिहिरकुल ने करवाया, जो कि एक हूण शासक है। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो ग्वालियर के अभिलेख से मिलती है। ओके। तो तोरमाण आया, तोरमाण का जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ? मिहिरकुल हुआ, जो कि एक प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है। और पश्चिमी मालवा और ग्वालियर तक इसका क्षेत्र विस्तृत माना जाता है। अगला अगला आता है आबिर वंश। बाकी हमें जानकारी ज्यादा नहीं मिलती हूण शासकों के बारे में मध्य प्रदेश में। अब आता है आबिर वंश। आबिर वंश कहाँ पे था? तो आबिर वंश हमारे मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में था, निमाड़ वाले क्षेत्र में। निमाड़ जो खंडवा खरगोन वाला है, जिसका प्राचीन नाम है अनूप प्रदेश, वहां पर माना जाता है। 3री शताब्दी में आ चुके थे और ये सातवाहनों के सामंत थे। जो आबिर थे ये किसके सामंत थे? सातवाहनों के, है ना। दक्षिण में जो सातवाहन थे
उनके ये सामंत माने जाते हैं, आबिर। ओके, ईश्वर सेन जो है वो था इसका संस्थापक, इसका स्थापना आबिर वंश का नानुक प्रदेश में। आबिर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन, जिसका हमें उल्लेख मिलता है नासिक के अभिलेख से। जो नासिक अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। ये नासिक अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? ये है सातवाहनों से। जो गोमती पुत्र सातकर्णी है, उसकी जो माता है गोमती, उनसे हमें नासिक अभिलेख मिलता है और ईश्वर सेन के बारे में भी जानकारी मिलती है। सातवाहनों के अलावा खानदेश, खानदेश वही वाला बुरहानपुर वाला इलाका जो अनूप प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको अपना केंद्र बनाया ईश्वर सेन ने, है ना। और विदिशा तक अपना क्या है सत्ता का विस्तार किया। नए उभरते वाकाटक वंश ने आबिर वंश का अंत कर दिया। वाकाटक जो वंश है उसने आगे चल करके आबिर वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया वाकाटकों ने। अब आते हैं वाकाटक पर। वाकाटक जो वंश है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने करी? तो वो वैसे माना जाता है कि वाकाटक जो है मुख्य रूप से मूलतः मध्य प्रदेश के थे। मूलतः किसके थे? मध्य प्रदेश के। जो नर्मदा के दक्षिण में इन्होंने अपना क्षेत्र बनाया। तो नर्मदा का दक्षिण वही अनूप प्रदेश वाला इलाका, बुरहानपुर, है ना, अलीराजपुर, सतपुड़ा का मतलब पूरा क्षेत्र, वो माना जाता है दक्षिण वाला क्षेत्र नर्मदा का। और विंध्य शक्ति नामक एक शासक था, विंध्य शक्ति ने ही वाकाटक वंश की स्थापना करी। वी से विंध्य शक्ति और व से वाकाटक, इन्होंने ही इसकी स्थापना करी। ओके, विंध्य शक्ति को पुराणों में विदिशा का शासक बताया गया कि विदिशा का शासक था ये विंध्य शक्ति, पुराणों में बात कही गई है। उसका एक पुत्र आता है प्रवरसेन, है ना, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए अपनी सत्ता को विस्तृत करने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है अश्व को छोड़ देना, अपने घोड़े को छोड़ देना, और जहां तक वह जाता है उतना उतना क्षेत्र मान लिया जाता है अपने अंडर में। और मान लो किसी ने उनके घोड़े को पकड़ लिया है तो फिर उसको युद्ध करना पड़ता है, जिसका घोड़ा है वो जिस शासक का घोड़ा छोड़ा गया था उससे। और अगर मान लो विजय प्राप्त कर लेती है तो उसके अंडर में आ जाता है। ओके, नागवंश से इनका वैवाहिक संबंध था। वैसे नागवंशों का जो अपने गुप्त थे उनसे भी क्या था, वैवाहिक संबंध था गुप्तों से, है ना। कुबेर नागा से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनके 4 पुत्र थे जिन्होंने अपनी अपनी शाखाएं बांटी, ठीक है, साम्राज्य को बांट लिया। और इनकी मुख्य रूप से 2 कुल शाखाएं मिलती हैं, दिखाई देती है हमें। नंदीवर्धन शाखा या पुरी शाखा, यह नागपुर के आसपास थी। और इसका संस्थापक था कौन? रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम, जिसे हम प्रवरसेन प्रथम का जो पुत्र था वही रुद्रसेन प्रथम है ये। इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हुण आक्रमण का लाभ लेकर गुप्तों से मालवा को छीन लिया था। तो हुणों ने जब आक्रमण किया, जैसे तोरणमाल ने किया था, तो हुणों ने जब आक्रमण किया तो नरेंद्र सेन ने क्या करा, उसका लाभ उठाया, क्योंकि गुप्त उलझ गए हुणों से सामना करने में। और नरेंद्र सेन ने उसी समय पर मालवा को अपने अधीन कर लिया, मालवा पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है, गुप्तों से स्वतंत्र कर दिया। आगे रुद्रसेन प्रथम आता है, इसका शासक जो 30 से लेकर तो 365 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आता है, जो जबलपुर और बालाघाट जिले शामिल थे इसके अंतर्गत। और इसकी राजधानी थी नागपुर, ठीक है, क्योंकि सातवाहनों के ये सामंत रहे। बाद में नागपुर इनकी क्या है, राजधानी रही। इसका पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। इसने अपनी पुत्री रुद्रसेन द्वितीय, है ना, इससे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी विक्रमादित्य की पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती, उसका विवाह रुद्रसेन से कर दिया। वाकाटक जो नरेश है रुद्रसेन, इससे कर दिया गया। और वाकाटकों और गुप्तों के मध्य फिर वैवाहिक संबंध निर्मित हो गए। ओके, गुप्तों और वाकाटकों के मध्य। लेकिन इस रुद्रसेन की जल्दी ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो फिर इसका जो शासन है वो प्रभावित करती है, प्रभावती से क्या करती है, शासन करती है। जो किसकी पुत्री है, जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री है, वह शासन करती है, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित किया था। प्रवरसेन प्रवरसेन के प्रवरसेन के शिलालेख हमें कहां से मिलते हैं? बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से प्राप्त होते हैं। प्रवरसेन द्वितीय का जो एक पुत्र है नरेंद्र सेन, जो बस्तर बस्तर मतलब जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना किया इसने। नल राजाओं का आक्रमण हुआ लगातार, तो नल जो राजाओं का सामना किसने किया? नरेंद्र सेन ने, जो किसका पुत्र है? प्रवरसेन द्वितीय का। और प्रवरसेन जो द्वितीय है वो किसका पुत्र है? वह है प्रभावती और जो क्या नाम था उसका, रुद्रसेन द्वितीय, उनका पुत्र है, ठीक है। अर्थात ये भांजा लगता है ना, प्रवरसेन द्वितीय किसका भांजा है? विक्रमादित्य का। और फिर भांजे का पुत्र है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन हुआ, जिसका शिलालेख हमें बालाघाट से मिलता है। तो देखो इनके लगभग जो शिलालेख हमें मिले
वो पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, वहां से प्राप्त हुए हैं गुप्तों के। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और उसके बाद के कालों में। अब आता है एक और शाखा नई, जिसका नाम है वत्सगुल्म शाखा। वत्सगुल्म शाखा जो है, वत्सगुल्म शाखा, उस सर्वसेन ने इस वाकाटक शाखा की स्थापना की। किसने? सर्वसेन ने। उसने उस वाली शाखा किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। और इस नई शाखा का निर्माण किसने किया? तो क्या? सर्वसेन ने। अंततः हरिशेन ने इन दोनों शाखाओं को पुनः एक कर दिया। हरिशेन, हरिशेन जो सामंत था गुप्तों का, है ना, समुद्रगुप्त के समय भी था और बाद के शासक के समय भी था। तो इसने क्या किया कि जो दोनों अलग जो शाखाएं थी, इन अलग शाखाओं को एक कर दिया। ठीक है, और इसकी राजधानी बासिम को बनाया, बासिम। ठीक है, बासिम को इसकी राजधानी बनाया। कुछ तथ्य हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, कौन कौन से हैं? तो एक वाकाटक विंध्य शक्ति की शक्ति थी, बहुत महान शासक था। विंध्याचल तक इसकी शाखा रही वाकाटकों की। और विंध्य शक्ति बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ, जिसे वंश केतु कहा गया। वंश केतु इसका नाम रखा गया। संस्कृत की विदर्भ शैली, जो संस्कृत एक विदर्भ शैली है, उसका विकास वाकाटक दरबार में हुआ, जिसमें कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना करी। तो मेघ जो कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और आपको पता है वाकाटकों और गुप्तों के बहुत वैवाहिक अच्छे संबंध थे। तो वाकाटक के दरबार में भी रहा कुछ समय कालिदास, और इसने मेघदूत की जो है रचना करी। ठीक है, प्रवरसेन जो प्रथम है, एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी। प्रवरसेन प्रथम किसकी उपाधि धारण करी? सम्राट की उपाधि धारण करी प्रवरसेन प्रथम ने। वाकाटक वाकाटक जो नरेश था उसने। ओके, कुछ प्रमुख राजा रहे वाकाटक के। एक था प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। फिर एक और आता है प्रवरसेन द्वितीय, जिसने सेतुबंध काव्य की प्राकृत भाषा में रचना करी। सेतुबंध की करी, ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय ने। और एक और आता है सर्वसेन प्रथम, जिसने गाथा सप्तशती और हरि विजय की रचना करी। गाथा सप्तशती की एक और राजा था, उसने भी निर्माण करा है, रचना करी है। लेकिन एक और सर्वसेन ने, एक नामक जो शासक रहा, उसने भी गाथा सप्तशती की रचना करी। ठीक है, आगे औलिकर वंश आता है। अब औलिकर वंश जो है वो मुख्य रूप से मंदसौर के इलाके में अपना शासन स्थापित किया। मंदसौर वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम प्राचीन में दशपुर कहते थे। क्या कहते थे? दशपुर। और लगभग 4वीं शताब्दी में इन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, औलिकरों ने। और इस समय भारत पर किसका शासन था? तो वो था गुप्तों का। ठीक है, राजधानी दशपुर बनाई, जो मंदसौर को ही कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख राजा रहे, जैसे जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, ये इसके प्रमुख राजा माने जाते हैं, प्रारंभिक राजा। गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन कौन था? सिंहवर्मा था, सिंहवर्मन या सिंहवर्मा, जो ओलिकर वंश का राजा था, जो अपना शासन मंदसौर पर करता था। ठीक है, जिसके 2 पुत्र थे। पहला है चंद्रवर्मा, जिसने मारवाड़ में राज किया, मारवाड़ जो राजस्थान में, वहां पर राज किया। और द्वितीय नरवर्मन, जिसके 2 पुत्र हुए, बंधु वर्मा और भीम वर्मा। बंधु वर्मा और भीम वर्मा। मंदसौर का शिलालेख मिलता है हमको, जिसने बंधु वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कुमार गुप्त का क्या था? सामंत माना जाता है। लेकिन इसका संबंध किससे? ओलिकर वंश से, बंधु वर्मन का। ओके, लेकिन ये सामंत किसके थे? कुमार गुप्त के। अर्थात जो ओलिकर थे वह वो गुप्त शासकों के सामंत रहे। और बंधु वर्मा उस समय शासक था, कहाँ का? तो मंदसौर का शासक था। इस अभिलेख में, तो जो मंदसौर का हमें या दशपुर का अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, इसमें हमें सूर्य मंदिर हेतु एक जुलाहा श्रेणी, जुलाहा मतलब जो जुलाहे होते हैं, है ना, और ये व्यापारी श्रेणी थी, व्यापार श्रेणी मतलब व्यापार को ध्यान में दिया, है ना, दान दिया सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए। एक और यशोवर्मन मिलता है हमें शासक, यशोवर्मन, जो कि होलिकर वंश का ही शासक माना जाता है। यहीं से प्राप्त एक अभिलेख, एक और अभिलेख मिला, राजा यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है, जिसने भारत की दिग्विजय की ओर, जिसने भारत में मतलब अपना आधिपत्य स्थापित किया, ऐसा माना जाता है इस अभिलेख से। जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर, इतनी सारी उपाधि इस यशोवर्मन ने क्या करी? धारण करी थी। ओके, और मालवा संमत भी इसने चलाया, मालवा संमत के नाम से 589 ईस्वी, अर्थात 532 से लेकर 33 ईस्वी ऐसा माना जाता है। मालवा संमत के अनुसार 590 89 सॉरी, और जो ईसा ईस्वी के अनुसार देखें हम कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके अनुसार 532 से लेकर 33 ईस्वी के मध्य ये संमत चलाया गया था, मालवा संमत। और दशपुर में किसका शासन था? यशोवर्मन का और विष्णुवर्मन का। ठीक है, ये हमें जानकारी मिलती है शिलालेखों से। ओके, आगे चलते हैं। मंदसौर के शिलालेख के अनुसार जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन ने ब्रह्मपुत्र से लेकर, मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो उत्तर में है, असम वाले इलाके तक,
महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों तक, पश्चिमी समुद्र कौन सा, अरब सागर वाला जो इलाका है, वहां तक शासन किया यशोवर्मन ने। तो माना जाता है कि बहुत अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु ये शिलालेखों से मिलता है, बाकी वास्तविक जानकारी हमें पता नहीं कि क्या है। यशोवर्मन ने हुण नरेश, हुण जो शासक आया था मिहिरकुल, उसको भी पराजित किया। जो तोरणमार का पुत्र था ना मिहिरकुल, जिसका ग्वालियर और मालवा पर अधिपत्य था, उसको भी हराया किसने, यशोवर्मन ने। ऐसा हमें इनके शिलालेखों से प्राप्त होता है। ओके, मंदसौर शिलालेख या दशपुर शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ओलिकर वंश के बारे में। तो मालवा नामकरण संभवतः मालव जाति के नाम पर हुआ, किंतु इसका जो नामकरण है ओलिकर वंश के शासनकाल में उद्भव हुआ। तो मालवा जो जाति थी उसके नाम पर किया गया, परंतु इसका जो विस्तृत उपयोग है मालवा शब्द का और मालवा के पठार का, मालवा क्षेत्र का, वो ओलिकरों के समय में ही हुआ। ठीक है, क्योंकि मालवा संबंध इन्होंने यूज किया और ओलिकर वंश ने मालवा संबंध प्रयुक्त किया, जो बाद में विक्रम संबंध कहलाया, ऐसा माना जाता है। जो मालवा संबंध थे उसी को चेंज कर दिया गया, किस नाम पर, विक्रम संबंध के नाम पर। मालवा के ओलिकर वंश का संस्थापक सिंह वर्मा माना जाता है। मालवा का जो है ओलिकर वंश, उसका जो संस्थापक है कौन, सिंह वर्मा माना जाता है। मंदसौर जो दशपुर है, ओलिकर वंश का संस्थापक नर वर्मा माना जाता है। ठीक है, दशपुर का। तो मालवा का ओलिकर वंश का कौन माना जाता है, सिंह वर्मा, और जो मंदसौर में जो इनका उद्भव हुआ था उस वंश का कौन माना जाता है, नरवर्मा। ठीक है, तो अलग अलग शासक हैं। मालवा मतलब पूरा क्षेत्र हो गया, और मंदसौर मतलब एक मंदसौर वाला पार्टिकुलर क्षेत्र हो गया। अगला आता है वंश परिवारजक वंश, या इसको कहते हैं उत्कल वंश। उत्कल या परिवारजक वंश, इनका शासन जो है पन्ना वाला इलाका, जिसे अजयगढ़ भी कहते हैं, राजा अजय पाल द्वारा बाद में उसका नामकरण किया गया था इसलिए। तो पन्ना, जहाँ बहुत सारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है और जैव विविधता जो स्थल है वो भी है पन्ना, पता ही है आपको, है ना। आंवला का और हीरो का बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है यहाँ पर। इस बुंदेलखंड इलाके में प्राचीन भारत में परिवारजक या उत्कल वंश का शासन था। इनकी राजधानी नागौद थी। नागौद जो सतना के क्षेत्र में आता है, सतना में आती है नागौद। इसका पहला जो राजा था वो था देवादय। प्रभंजन, दामोदर, हस्तीन इसके अन्य उत्तराधिकारी हुए, जिसमें हस्तीन जो है वही केवल एक प्रतापी राजा माना जाता है, हस्तीन। ओके, बाकी तो नाम के हैं राजा, हस्तीन एक प्रतापी राजा माना जाता है। परिवारजक वंश कहाँ पर था, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, और सतना के जो आसपास वाला इलाका है वो इनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। नागौद जो है इनकी राजधानी थी, और पहला शासक कौन था, पहला राजा वो था देवादय। खो और मंझगावा, खो और मंझगावा दोनों पता ही है आपको, पन्ना वाले क्षेत्र में आती है, जहां से मंझगावा से तो हीरे भी अच्छे मिलते हैं, हीरे की खदानें यहाँ पर, खाने हैं। यहाँ से एक ताम्र पत्र मिला हमें, तांबे का एक पत्र मिला जिस पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और जो किससे संबंधित है, महाराजा हस्तीन से, बहुत प्रतापी राजा रहा, परिवारजक वंश का। ठीक है, उत्कल वंश का परिवारजक वंश। बैतुल में भी इनके एक लेख मिले हुए हैं जो इनके कुंडली बताते हैं इस वंश की। परिवारजक जो नरेश है हस्ती अर्थात हस्तीन, 475 से 617 ईस्वी के मध्य में इनका शासन माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसके मध्य इनका शासन रहा। ठीक है, इनके मध्य इनका शासन रहा। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था संशोभ। ठीक है, ये सन थोड़ा आगे पीछे क्योंकि मध्य में माना गया, क्योंकि एग्जैक्ट तारीख हमें नहीं पता। और एक संशोभ जो 618 से 528, ये थोड़ा डेश यहाँ करना था, रह गया तो आप कर लेना। ठीक, इसको 6 ताम्रपत्र मिले, 6 मिले हमको। संक्षोभ का जो शासन है हामाल, वर्तमान जबलपुर, जबलपुर का एक और नाम मिलता है हमको, त्रिपुरी और तेवर के अलावा कौन सा, हामाल, और उसके आसपास के 18 गढ़ों पर इनका शासन माना जाता है। ओके, उच्च कल्प राज्य एक और इसकी शाखा है, उच्च कल्प राज्य परिवारजक राज्य से लगा हुआ वो एक उच्च कल्प था। उचेरा, उचेरा जो रीवा वाला इलाका है ना, उचेरा वही क्षेत्र, उचेरा, सतना और रीवा वाला इलाका उचेरा। उचेरा अभिलेख भी मिलता है वहां से। भूमरा, भूमरा का एक शिव मंदिर फेमस है जो गुप्तों के समय में निर्मित हुआ था। ठीक है, में स्थित एक शिला जो स्तंभ है वो इनके बारे में प्रमाण बताती है। इनकी जो राजधानी थी वह थी उच्चकल्प, उचेरा जो सतना में स्थित है। यहाँ राजा की उपाधि धारण करने वाले ओकदेव, कुमारदेव, जय स्वामिनी, व्याघ्रदेव, जय नाथ, सर्वनाथ आदि बहुत सारे राजा मिले, जिन्होंने सभी ने इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी। काम कुछ नहीं किया, केवल राजा महाराजा की उपाधि धारण करते रहते थे, मतलब
ठीक है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। बुमरा का एक शिलालेख मिला जिसमें सर्वनाथ महाराजा हस्ती, हस्ती क्योंकि फेमस राजा था, परिवारजक जो शासक था वो, ठीक है, उसके समकालीन माना जाता है किसको, सर्वनाथ को। उच्च कल्प शासक था एक और जयनाथ, इसके अभिलेख से उसके पूर्व शासक ओकदेव, कुमारदेव, जय स्वामीन एवं व्याघ्रदेव आदि का पता लगता है। मतलब इनके राजा के नाम मिले हमें, केवल ज्यादा कुछ बातें मिली नहीं, केवल कुछ शिलालेख मिले हमें यहाँ से, बुमरा के शिलालेख जैसे फॉर एग्जाम्पल। इससे ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों क्या, बुमरा शिलालेख के बारे में, और इनका जो क्षेत्र था परिवारजक या उच्च कल्प और निम्न कल्प जो शासक थे उच्च कल्प, इनका शासन के बारे में, इनकी राजधानी के बारे में, बस। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवारजक एवं जो उच्च कल्प था, समुद्र गुप्त के द्वारा इन पर विजय प्राप्त की, और अष्टादश अटवी अर्थात 18 जंगली राजाओं में अधिकांशतः मध्य प्रदेश में थे इनके। 2 परिवारजक वंश एवं उच्च कल्प के भी थे जिनको हराया था उसने 18 राजाओं में, ठीक है। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य सबसे बड़ा जंगल महाकातार जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, विंध्याचल के पर्वत है, सतपुड़ा के जो पूर्वी जंगल है, मेकाल वाले, और ये है ना मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, और जो दक्षिण का छत्तीसगढ़ है जिसे हम दंडकारण्य का पठार भी कहते हैं। ओके, वहां तक भी इन्होंने क्या किया, राज्य स्थापित किया गुप्तों ने। मध्य प्रदेश में अश्वमेध करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन थे, वो थे प्रवरसेन। पता ही आपको 4 बार शायद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। वाकाटक नरेश थे, और दूसरे थे कौन, सर्वनाथ, जो उच्च कल्प का राजा था, उच्च कल्प का राजा सर्वनाथ। इन दोनों के बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं। परिवारजक राजा प्रारंभ में गुप्तों के अधीन थे, है ना, सामंत थे। मांडलिक जो है ये सामंत थे। मांडलिक मतलब एक शब्द का प्रयोग किया गया जो सामंत के लिए प्रयोग किया जाता था मध्य प्रदेश के में, जो परिवारजक वंश के अंतर्गत। उच्च कल्प के वंश राजा प्रारंभ में कलचुरियों के मांडलिक थे, है ना। तो कुछ बहुत बड़ी जानकारी हमें मिलती नहीं है यहाँ से। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे तरक्की करें। ओके, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, पूरा इसे देखें। अब इसका एक इंग्लिश वर्जन भी हम आपके सामने जल्दी प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।